हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जुडिशियल रिव्यू। दोस्तों, इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने गवर्नर से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए थे। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू क्या है, कहाँ पहले अडॉप्ट हुआ था, इसके क्या क्या फीचर्स हैं जुडिशियल रिव्यू के, और जुडिशियल रिव्यू क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ओरिजिनेटेड इन यूएसए। दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू जो ओरिजिनेट हुआ था वो कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था। और जो भारत के संविधान है वो जुडिशियल रिव्यू का पावर देते हैं किसे? सुप्रीम कोर्ट को एज वेल एज हाई कोर्ट को। दोस्तों, यहाँ लिखा है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, यानी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं है, साथ ही साथ दोस्तों हाई कोर्ट को भी किसका पावर है? जुडिशियल रिव्यू का पावर है। वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कोई नहीं कर सकता है। इवन कि जो पार्लियामेंट चाहेंगे वो भी ऐसे कानून को नहीं ला सकते हैं जो क्या करे? बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो। दोस्तों, अब देखिए, फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि पार्लियामेंट के अंदर में या फिर लेजिस्लेचर के अंदर में कोई कानून बनाया गया, ठीक है, कोई कानून बनाया गया और वो कानून ऐसा था जिसने क्या किया? किसी भी तरह का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया। तो यहाँ पे जुडिशरी तुरंत चेक एंड बैलेंस करेंगे और उसको कर देगा क्या? वॉइड। जुडिशरी क्या कर देंगे? उसको वॉइड कर देंगे, बोलेंगे इसका कोई महत्व नहीं है, उसे कह देंगे ये क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है दोस्तों, तो जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है, आइए अच्छे से जानते हैं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एग्जामिन करना किस चीज़ को? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ। यदि कोर्ट क्या करते हैं? इस कॉन्क्लूजन पे जाते हैं कि लॉ जो है वो इनकंसिस्टेंट है, यानी संविधान के प्रोविजन से मैच नहीं करते हैं या संविधान के किसी प्रोविजन का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसे लॉ जो होते हैं दोस्तों वो क्या हो जाते हैं? असंवैधानिक हो जाते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाते हैं एंड इनएप्लीकेबल हो जाते हैं, यानी फिर वो कभी अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जुडिशियल रिव्यू का मतलब है। तो दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू जो है वो कोर्ट का पावर है एग्जामिन करने का। कोई भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट होता है, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या चाहे कि स्टेट गवर्नमेंट के हो, जुडिशरी यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पावर हैं कि वो क्या करेंगे? चेक करेंगे उसके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को। ठीक है दोस्तों, और जांच करने के बाद अगर ऐसा लगा कि जो ये इनैक्टमेंट है या जो ऑर्डर है वो देश के संविधान का वायलेशन करते हैं, तो दोस्तों वो फिर कभी पिक्चर में नहीं आएंगे, उसे क्या किया जाएगा? नल एंड वॉइड किया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जुडिशियल रिव्यू के कई सारे कैटेगरीज होते हैं। जैसे जुडिशियल रिव्यू किसका हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हो सकता है। जैसे कोई भी अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, लेकिन अगर अगर मान लेते हैं उसके भी फ्लॉज ढूंढने के लिए जुडिशरी चेक करेंगे और लगेगा कि नहीं ये संविधान के खिलाफ है, तो फिर उसे भी क्या किया जाएगा दोस्तों? अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाएगा। तो किसी भी प्रकार का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आते हैं गवर्नमेंट, तो इसके खिलाफ भी क्या लग सकता है? जुडिशियल रिव्यू लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी प्रकार का लॉ यानी लेजिस्लेशन होता है पार्लियामेंट के अंदर में, चाहे कि स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में, तो फिर दोस्तों इसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेते हों यूनियन या स्टेट या उनके अथॉरिटीज़, तो उनका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही लाए जा सकते हैं, बल्कि लॉ मेकिंग में भी, लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में भी, साथ ही साथ दोस्तों जो यूनियन और स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं उनमें भी जुडिशियल रिव्यू लाया जा सकता है।
आई होप दोस्तों कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आते हैं हम फीचर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू में। दोस्तों हमारा पहला फीचर क्या है? जुडिशियल रिव्यू इज ए कोर्ट प्रोसीडिंग दैट अलाउज जजेस टू रिव्यू द लीगैलिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस। दोस्तों लीगैलिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस क्या है कि गवर्नमेंट एक्शंस जो लेते हैं वो कितना लीगल है ना, कितना लीगल है इसकी जांच करते हैं कौन? जजेस। एंड इट हैज सेवरल फीचर्स, जैसे कि चेक एंड बैलेंस करते हैं। ठीक है दोस्तों, चेक एंड बैलेंस करते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो मेंटेन करते हैं बैलेंस ऑफ पावर को बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस। दोस्तों सभी के पास पावर है ना, सभी ऑर्गेन्स के पास क्या है? पावर है। चाहे आप देख लो लेजिस्लेटिव, उसके पास भी पावर है। चाहे आप देख लो एग्जीक्यूटिव, इसके पास भी पावर है। चाहे आप देख लो जुडिशियरी, इसके पास भी पावर है ना। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि सभी के पावर्स तो हैं, सभी अपने तरीके से काम भी करते हैं, लेकिन कोई भी अपना ऐसा ना करे कि पावर का मिसयूज करने लग जाए, एक्सेस यूज ऑफ पावर करने लग जाए, है ना। तो बैलेंस ऑफ पावर का होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही लिखा है कि बैलेंस ऑफ पावर का होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके अलावा चेक एंड बैलेंस के बाद जो जुडिशियल रिव्यू होते हैं वो राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि कोई भी ऐसा लॉ आया है ना जिसके कारण सिटीजन्स के जो राइट है उनको इनक्रोच किया गया, है ना। तो गवर्नमेंट स्टेप्स लेते हैं, बहुत सारे लॉज बनाते हैं, लॉ मेकिंग करते हैं। तो हो सकता है कभी किसी लॉ में त्रुटि आ गया हो, तो कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू हेल्प तो करते हैं ना सरकार को, ये बताते हैं कि आपको किस लिमिटेशंस में जो है लॉ मेकिंग करने हैं, है ना। तो जुडिशियल रिव्यू क्या करते हैं? राइट्स ऑफ सिटीजन्स का भी सेफ गार्ड करते हैं एंड प्रिवेंट करते हैं गवर्नमेंट फ्रॉम इन्फ्रिंजिंग ऑन देम, यानी गवर्नमेंट ऐसा कुछ एक्शंस ना ले ले, गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ ना बना दे जो उनके राइट्स के ऊपर अटैक करे। ठीक है दोस्तों, तो लीगैलिटी की बात हमने करी। इसके बाद हमने क्या बात करी? राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और बैलेंस ऑफ पावर में भी हेल्प करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जुडिशियल रिव्यू इंश्योर्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है दोस्तों वो क्या है? सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कोई नहीं है। एंड दैट ऑल लॉज, जितने भी कानून होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एक्शंस होते हैं वो कंफर्म करते हैं। दोस्तों ऐसे कोई गवर्नमेंट एक्शंस हो सकते हैं क्या, या ऐसे कोई लॉ मेकिंग हो सकते हैं क्या जो कि संविधान के खिलाफ बनाए गए हों, संविधान को बिना माने बनाए गए हों, संविधान के प्रोविजन से अलग बनाए गए हों? ऐसा नहीं हो सकता है, यानी कि अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है? करेक्ट लीगल एरर्स, यानी कि लीगल एरर्स भी हो सकते हैं, तो इसको भी करेक्ट कौन करते हैं? जुडिशियल रिव्यू के हेल्प से किए जाते हैं। जुडिशियल रिव्यू कैन करेक्ट लीगल एरर्स, इनकंसिस्टेंसीज या अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन लेजिस्लेशन। यानी दोस्तों जुडिशियल रिव्यू क्या करता है? जो लीगल एरर्स होते हैं ना, जो लीगल एरर्स होते हैं इसको सही करता है। हो सकता है कि कानून में कोई एरर हो, किसी प्रकार का त्रुटि हो, या संविधान के किसी भी प्रोविजंस के खिलाफ हो, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो, तो उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो लीगल एरर्स है ना उसको सही करते हैं, सुधार करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? मेंटेन्स फेडरल बैलेंस, एक फेडरल बैलेंस भी रखने में मदद करते हैं। यानी कि जुडिशियल रिव्यू का जो जुडिशियल रिव्यू क्या करते हैं? हेल्प सेटल डिस्प्यूट्स। दोस्तों सेंटर और स्टेट्स के बीच भी लड़ाइयाँ हो जाते हैं, तो सेंट्रल स्टेट्स के बीच की लड़ाई को सॉल्व करने के लिए भी, उनके बीच फेडरल बैलेंस बनाने के लिए भी जुडिशियल रिव्यू काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नहीं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो सेंटर होते हैं वो कभी कभी सोचते हैं कि हम जो है सुप्रीम है, स्टेट बोलते हैं नहीं हमारा जो है होना चाहिए। तो कभी कभी आपस में ही ये लोग क्या करने लगते हैं? लड़ाई करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू कहीं ना कहीं ये देखते हैं ना कि अच्छा माजरा क्या है, मैटर क्या है ना। तो वो डिस्प्यूट्स भी सॉल्व करते हैं। अब इतने बड़े बड़े अथॉरिटी हैं दोस्तों सेंटर के, अपने
विशाल पावर होते हैं, स्टेट के भी अपने पावर होते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, इनमें भी डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं, और जुडिशियल रिव्यू फिर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। जुडिशियल रिव्यू क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को, यानी दोस्तों एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ये भी हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स में से आते हैं। तो इतने पावरफुल ऑर्गन है, तो क्या ये इंक्रोच करेंगे किसको? जुडिशियरी के जुरिस्डिक्शन को? नहीं दोस्तों, जुडिशियरी के जुरिस्डिक्शन को कोई भी इंक्रोच नहीं कर सकता है। वो अपने जुरिस्डिक्शन में क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र तरीके से विदाउट एनी प्रेशर वो एक्शंस लेते हैं, काम करते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू में काफ़ी ज़्यादा पावर मिले हुए हैं, तो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो लेजिस्लेचर हो, दोनों में से कोई भी इंक्रोच नहीं करेंगे जुडिशरी के जुरिस्डिक्शन में। ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा पॉइंट है रिड्रेस ग्रीवांसेस, यानी ग्रीवांसेस को रिड्रेस करेंगे। जुडिशियल रिव्यू क्या करता है? प्रोवाइड्स अ वे टू रिड्रेस ग्रीवांसेस रिलेटेड टू अनफेयर डिसीजंस मेड बाय द लॉ। यानी कि जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा वे प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक ऐसा वे प्रोवाइड करता है ताकि रिड्रेस किया जा सके किसको? ऐसे ग्रीवांसेस को जो कि अनफेयर डिसीजंस से रिलेटेड हों, मेड बाय द लॉ। दोस्तों मान लेते हैं कि लॉ के द्वारा कोई अनफेयर डिसीजंस बना दिए गए, अनफेयर डिसीजंस बना दिए गए, लेकिन ये तो लॉ है, ये तो लॉ है, लेकिन क्या इसका उल्लंघन नहीं हो सकता है? हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू क्या करते हैं? इसको रिड्रेस करते हैं, उन ग्रीवांसेस को रिड्रेस करते हैं जो इससे रिलेटेड है, अनफेयर डिसीजन से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है? प्रमोट्स लीगल सर्टेनिटी, यानी कि लीगल सर्टेनिटी को प्रमोट करते हैं। जुडिशियल रिव्यू हमेशा चाहते हैं कि फेयरनेस हो, है ना, लीगल एरर्स को सुधारा जाए और लीगल सर्टेनिटी को क्या किया जाए? प्रमोट किया जाए। कोई त्रुटि है और लॉ बन गया दोस्तों, मान लेते हैं, तो क्या उसको मानना जरूरी है? नहीं, उसे हम नहीं मानेंगे। तो हमने काफ़ी सारे फीचर्स देखे जुडिशियल रिव्यू के। जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो एक्सरसाइज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, हाई कोर्ट के भी द्वारा। अगर आप आर्टिकल 226 को पढ़ोगे तो एक व्यक्ति जो है वो हाई कोर्ट जा सकता है अगर किसी भी प्रकार का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। दोस्तों आर्टिकल 32 जब आप पढ़ोगे तो आप वहाँ देखोगे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर वायलेशन हुआ है ऑफ द फंडामेंटल राइट और फॉर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। लेकिन फाइनल पावर जो है संविधान को इंटरप्रेट करने का वो किसके हाथ में है? एपेक्स कोर्ट, यानी कि आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है और उनके जो डिसीजंस होते हैं वो सभी कोर्ट्स के ऊपर, पूरे देश के ऊपर क्या होते हैं? बाइंडिंग होते हैं। दोस्तों हमने देखा कि जुडिशियल रिव्यू सिर्फ सेंट्रल लॉज का ही नहीं होता है, स्टेट लॉज का भी होता है। यानी कि कोई भी कानून जो सेंटर बनाते हैं या स्टेट बनाते हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट के अंडर में आ सकते हैं। जितने भी लॉज हैं, ऑर्डर हैं, बाय लॉज हैं, ऑर्डिनेंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, सभी नोटिफिकेशंस जो हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं किए जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इटसेल्फ अप्लाई फॉर जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट खुद से अप्लाई नहीं करते हैं। इसका उपयोग तभी होता है जब क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ रूल को चैलेंज किया जाता है बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी याद रखिएगा, खुद ब खुद सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं। ये पहले से ही कोई सवाल करता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ रूल, तब उसको चैलेंज जब करते हैं तब जा करके कोर्ट जो है आगे बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की। और दोस्तों यहाँ पे जो हम देख रहे हैं जुडिशियल रिव्यू, उसमें क्या है, चीज़ का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि जो प्रोसीजर है उसको आप पूरी तरीके से क्या करिए, फॉलो करिए, और तब कानून को जो है हमें बनाना है। जुडिशियल रिव्यू गवर्न किए जाते हैं इसी प्रिंसिपल पे। और आप पढ़ोगे भी कि लॉ को, कोई भी लॉ होता है उसको टेस्ट करना पड़ता है
अ, कोई भी लॉ होता है उसको पास करना पड़ता है। किस चीज़ को पास करना पड़ेगा? टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को। दोस्तों आप लोग भी टेस्ट देते हो, फिर आप क्या करते हो? अंक लाते हो, फिर पास होते हो। ऐसे ही लॉ को भी क्या करना पड़ेगा? टेस्ट को पास करना पड़ेगा। और वो पास कैसे करेंगे? जब वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के अकॉर्डिंग होंगे। अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं तब वो आगे कानून बनेंगे, अदरवाइज वो आगे कानून नहीं रहेंगे, वो नल एंड वाइड हो जाएंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे। तो कोर्ट के पास ये अधिक पावर है कि कोर्ट कैन डिक्लेयर इट नल एंड वाइड। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। आइए दोस्तों जानते हैं क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं फॉर जुडिशियल रिव्यू। क्या कोई ऐसे प्रोविजंस दिए हुए हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए? तो हाँ, दिए तो हैं, लेकिन कोई डायरेक्ट प्रोविजंस ऐसे नहीं है। होता है ना, कोई डायरेक्ट प्रोविजंस दिए हुए नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो इम्पावर करे कोर्ट को लॉज को इनवैलिडेट करने के लिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किए हैं दोस्तों? डेफिनेट लिमिटेशंस लगा के रखे हैं हर ऑर्गन्स के ऊपर में, ताकि कोई भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे को क्रॉस ना करे। लेकिन अगर कोई करेगा तो क्या होगा दोस्तों? ट्रांसग्रेशन ऑफ विच वुड मेक द लॉ वाइड। तो जो लॉ हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? वाइड हो जाएंगे, वो इफेक्ट में नहीं आ पाएंगे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, भूलिएगा मत। कुछ प्रोविजंस है, अब उसके बारे में भी हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में ही सही, लेकिन जुडिशियल रिव्यू को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, सपोर्टिंग द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो क्या कुछ प्रोविजंस है, चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन इज प्राइमरीली कवर्ड अंडर आर्टिकल 13। दोस्तों आप कभी आर्टिकल 13 को पढ़ते हो? आर्टिकल 13 को कभी पढ़ा होगा तो वहां पे आप देखे होगे कि वहां पे क्या कहते हैं कि एनी लॉ, कोई भी ऐसा कानून जो कॉन्ट्राडिक्ट करे किसको? फंडामेंटल राइट को, वो लॉ है ही नहीं, वो क्या है? वाइड है ना। और इफेक्टिवली कोर्ट को अलाउ भी करते हैं कि ऐसे लॉ को वो रिव्यू करे एंड क्या करे? स्ट्राइक डाउन करे ऐसे लॉज को, चाहे वो प्री एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन ही क्यों ना हो, है ना दोस्तों, प्री एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन ही क्यों ना हो। साथ ही साथ जब हम आर्टिकल 372 एक को पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्पेसिफिकली स्टैब्लिश किया गया है किस चीज़ को? द पावर टू रिव्यू, यानी कि रिव्यू किया जा सकता है किसको? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को भी रिव्यू किया जा सकता है। तो दोस्तों चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हो, चाहे वो क्या हो, प्री एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन हो, उसको भी देखना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कोई कानून नहीं है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को। अगर करते हैं तो क्या हो जाएंगे दोस्तों? वो वाइड हो जाएंगे। तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 372(1) ये सब हेल्प कर रहे हैं ना जुडिशियल रिव्यू में। इसके बाद दोस्तों हमने जो अभी दो आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं 32 एंड 226, जब आप इसको पढ़ते हो ना 32 को और 226 को, इसमें आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, इसमें आप हाई कोर्ट जा सकते हो, यानी कि कोर्ट्स के पास आप जा रहे हो, यानी कि जुडिशियल रिव्यू को सपोर्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 32 एंड 226 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या रोल है? कोर्ट्स का रोल है एज दी प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि वो उसकी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, उसे गारंटेड करते हैं टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ये पावर है। आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास, आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट्स के पास। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 251 एंड 254। ये क्या कहते हैं? इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन यूनियन, दोस्तों होता है कभी यूनियन और स्टेट लॉज के बीच में, यूनियन लॉज और स्टेट लॉज, ठीक है, दोनों के बीच इनकंसिस्टेंसी आ जाता है, तो उस टाइम पे किसकी जीत होगी? यूनियन लॉज की होगी। स्टेट लॉज जो हो जाएंगे वो वाइड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आर्टिकल 2463 क्या कहते हैं? आर्टिकल 246(3) कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के पास क्या है? पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं किसके लिए? स्टेट के लिए, ऑन मैटर्स लिस्टेड इन दी स्टेट लिस्ट, वैसे मैटर्स पे जो कहाँ पे लिस्टेड है? स्टेट लिस्ट में। दोस्तों स्टेट लिस्ट पे कोई लिखे होंगे मैटर तो उस पर स्टेट
ही कानून बनाएंगे ना। तो स्टेट लिस्ट जब आप पढ़ोगे तो वो किसके पार्ट है, 7th शेड्यूल के पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, आगे है हमारा आर्टिकल 245। ये क्या कहते हैं, डील्स विद द लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। कहते हैं कि जो लॉ मेकिंग पावर है वो किसके हाथ में है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में है। और कहते हैं कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बना सकते हैं पूरे टेरिटोरीज के लिए या फिर एनी पार्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव टेरिटोरीज सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी दोस्तों आर्टिकल 245 के बारे में भी यहाँ बता रहे हैं, पार्लियामेंट का रोल क्या है, लॉ मेकिंग का है, और किसका है, स्टेट लेजिस्लेचर का भी जो रोल है वो लॉ मेकिंग का है। तो दोनों जो है वो कानून बना सकते हैं, है ना, सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसमें लिखा है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बनाएंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, आर्टिकल 131 आपने पढ़ा ही होगा। आर्टिकल 131 से 136 क्या था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें जुरिस्डिक्शन की बात की गई है, किसकी, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, स्पेशली आउटलाइनिंग इट्स, जैसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात की गई है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या था दोस्तों, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन, या फिर बिटवीन द टू स्टेट्स, बिटवीन द टू और मोर स्टेट्स, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था ना। तो इसको जो है आउटलाइन करने का काम कौन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं। यहाँ लिखा भी है अंडर आर्टिकल 131। और एपिलेट जुरिस्डिक्शन भी था, आर्टिकल 132 जब पढ़ोगे, 133, 134 इन स्पेसिफिक केसेस, एंड फाइनली द पावर टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील। और क्या पावर था, स्पेशल लीव टू अपील अंडर आर्टिकल 136, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अलाउ किया जाता था कि वो अपील भी हियर कर सकते हैं, किसमें, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस फ्रॉम एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल से। तो दोस्तों आर्टिकल्स 131 से 136 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे कोर्ट के पास क्या होता है, पावर होता है कि वो एडजुडिकेट कर सकते हैं किसको, जो डिस्प्यूट्स होते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में, या बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द स्टेट, या बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन। लेकिन दोस्तों कोर्ट जो है वो क्या करते हैं, प्रोविजंस को इंटरप्रेट करते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इंटरप्रिटेशन जो दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो क्या हो जाते हैं, लॉ बन जाते हैं, और इसको ऑनर करना पड़ता है जितने भी सारे अदर कोर्ट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट को कितना ज़्यादा असीम पावर मिला हुआ है। और हमारा लास्ट आर्टिकल जो है इसमें वो क्या है, आर्टिकल 137। और इससे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर हो जाता है कि वो अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं एंड ऑर्डर्स। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आर्टिकल नंबर 137। इसमें क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर दे रहे हैं, अपने ही ऑर्डर्स को रिव्यू कर दे रहे हैं। तो ये जो पावर होता है दोस्तों इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। आई होप दोस्तों आपको सारे आर्टिकल्स रिलेटेड टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर जुडिशियल रिव्यू अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट्स को रिव्यू कर रहे हैं तो लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है ना। तो लीगैलिटी की बात की जाती है कि संविधान के प्रोविजंस के अनुसार चीज़ें हैं कि नहीं है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, है ना। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम और भी सारी चीज़ें सीखेंगे, जुडिशियल रिव्यू ऑफ द 9th शेड्यूल, फिर जुडिशियल रिव्यू किस आधार पे किए जाते हैं, कितने प्रकार के जुडिशियल रिव्यूज़ होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, साथ ही साथ क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जुडिशियल रिव्यू के साथ, कहाँ एप्लीकेशन होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म से हम अंतर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।